सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, विरुद्धेश्वर मंदिर समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव को समर्पित है। अगर हम बात करते हैं विरुद्धेश्वर मंदिर की, तो यह है कहाँ पर? तंजावुर, तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए, मंदिर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में, स्वर्ण मंदिर पंजाब में, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, अक्षरधाम नई दिल्ली में, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, विरुद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, और जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में। और कामाख्या मंदिर में ही एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शनि सिंगनापुर का मंदिर महाराष्ट्र में, शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में। उसके बाद है खजुराहो टेम्पल, ये मध्य प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर ये है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटका में। और सिद्धि विनायक मंदिर ये मुंबई महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, विठल मंदिर हम्पी कर्नाटका में, और रामनाथ स्वामी मंदिर ये रामेश्वरम तमिलनाडु में, इरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, ये यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, बहाई मंदिर नई दिल्ली। उसके बाद है पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरल में है, और यहाँ पर शिव जी की लेटी हुई मूर्ति है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल, कंदारिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। गोमतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। और नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, और सबरीमाला मंदिर केरल में है। उसके बाद है महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और द्वारकाधीश मंदिर ये कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त ने जारी किए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, तो याद रखिएगा कुषाणों ने चलाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके दरबार में था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के दरबार में था। अब देखिए, कनिष्क के दरबार में और कौन कौन से विद्वान थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व। कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व थे। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन मत से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं श्रवण बेलगोला की, तो ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मैसूर कर्नाटका में स्थित है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से निर्वाण प्राप्त किया था। कौन सी विधि से? सलेखना विधि से। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए मोहरों पर निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है किस भक्ति संत का संबंध द्वैतवाद से था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिम्पार्क से था। नेक्स्ट है पद्मावत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और पद्मावत काव्य ग्रंथ में झारखंड का भी उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस शासक को कवि राजमार्ग उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोघ वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानिकहेत थी। नेक्स्ट है किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 1857 में महान क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदुल्ला ने की थी। अब देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक जगह पे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पाल्मस्टन थे, और ये लिबरल पार्टी से थे। महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया महारानी थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल रोटी इसका प्रतीक था। अब देखिए 1857 की क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया था। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये बीडी सावरकर ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धर्म युद्ध कहा था रीज ने। किसने कहा था? रीज ने कहा था।
ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र ये ऑटरम और टेलर के द्वारा कहा गया था, और सैन्य विद्रोह कहा गया था लॉरेंस और सीडे के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। उस समय एक गन था ब्राउन बैस, इसके जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया, और ऐसा कहा जाता है कि इस इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस यूज होता था, जिसे खोलने के लिए ऊपरी भाग को खोलने के लिए मुंह लगाना पड़ता था। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि मंगल पांडे जो बलिया का रहने वाला था, ये अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दिया। कब कर दिया था? तो 29 मार्च 1857 को। ठीक है। उसके बाद इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उसके बाद 10 मई 1857 की शुरुआत हो गई। कहाँ से? मेरठ से शुरुआत हो गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 का विद्रोह का? तो कुंवर सिंह ने किया था। गोरखपुर से किसने किया था? तो गजाधर सिंह ने किया था। और झांसी की रानी कहाँ से किए थे? तो ये झांसी में नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद दिल्ली में कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर किए थे। कानपुर में कौन किए थे? तो 2 लोग किए थे, एक थे नाना साहब, एक तात्या टोपे। अब देखिए नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है, और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, और बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और फैज़ाबाद में किसने किया था? तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और मथुरा में देवी सिंह ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए इलाहाबाद में किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछा जाता है। बी डी सावरकर का एक बुक है जो 1908 में इन्होंने लिखा था। कौन सा बुक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था द ग्रेट रिबेलियन, ये भी 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित था। उसके बाद देखिए 1857 नामक पुस्तक लिखा हुआ था सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा, और सुरेंद्र नाथ सेन को 1857 का सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था भारत में, उसके शासन को किया गया खत्म, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये शासन को सौंप दिया गया। ठीक है। और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा हुआ भारत सरकार अधिनियम का, और इस अधिनियम में महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और वाइसराय का पद लागू हो गया। ठीक है। और उस समय के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और वो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसराय बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन प्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन, ये 1909 ईस्वी में। कांग्रेस लीग समझौता, ये 1996 ईस्वी में। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1932 ईस्वी में, और वेवेल योजना 1945 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पृथक निर्वाचन ये 1909 ईस्वी में, कांग्रेस लीग समझौता 1996 ईस्वी में, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1932 ईस्वी में, वेवेल योजना 1945 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती भाषा में लिखा था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, तो इनकी एक आत्मकथा काफ़ी फेमस है। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अलावा हिंद स्वराज, धर्मात्मा गोखले, यंग इंडिया, हरिजन, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और 7 महाव्रत, ये सारे के सारे पुस्तक महात्मा गांधी के हैं। अब देखिए कुछ उपाधि की बात करते हैं, तो अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था 2nd वर्ल्ड वॉर के समय। ठीक है। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है।
उसके बाद है महात्मा, और महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के आजाद शत्रु किसने कहा था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अच्छा, बापू का के किसने संबोधित किया था? C.F. एंड्रयूज ने। किसने? C.F. एंड्रयूज ने बापू का के संबोधित किया था। अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट उपाधि हो गए। तो पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भिखारियों का राजा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने कहा। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आधुनिक भारत के आजाद शत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और बापू किसने कहा? C.F. एंड्रयूज ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चिल्का झील कहाँ पर है? ये ओडिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर 1। उल्लर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर 4। और सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1 का 3, 1 का 3। ठीक है, बी का 1, यानी कि बी का 1 ओडिशा में। और उसके बाद सी उल्लर झील का 4, उल्लर झील का 4 यानी कश्मीर। और सांभर झील यानी कि डी किसका हो जाएगा? डी हो जाएगा 2 का, यानी कि राजस्थान का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झील, और जितने भी इंपॉर्टेंट झील से संबंधित फैक्ट अराइज हो सकते हैं हम एक साथ सारे के सारे रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है वेम्बनाड झील, ये कहाँ पर है? केरल में। चिल्का ओडिशा में। और राजसमंद ये राजस्थान में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है सारताल उत्तराखंड में। अष्टमुड्डी ये केरल में। फतेह सागर राजस्थान में। डल जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है शेषनाग, शेषनाग है जम्मू कश्मीर में। लोकटक है मणिपुर में। सांभर है राजस्थान में। डिंडवाना है राजस्थान में। राक्षसताल है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश में है। रूपखंड उत्तराखंड में है। फुलर है उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात। उदय सागर राजस्थान। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार झील है महाराष्ट्र। पेरियार केरल। सूरजकुंड हरियाणा। जयसमंद राजस्थान। वुलर झील है जम्मू कश्मीर। और मानस बल भी है जम्मू कश्मीर में। और हुसैन सागर है तेलंगाना में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट झील हैं और ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 9 राज्य हैं। अब देखिए टोटल 9 राज्य कौन कौन से हैं एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है? गुजरात करता है 1214 किलोमीटर, और सबसे कम करता है पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन दीव है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसे हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, पीर पंचाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद उत्तराखंड में है नीति दर्रा, लिपू लेक और माना दर्रा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांगाब दर्रा, उसके बाद दीफू दर्रा। और मणिपुर में है तुजू दर्रा, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्वतीय वर्षा से संबद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है चक्रवात एक निम्न तंत्र है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणवर्ती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमावस्या में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीज की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। सोना कहाँ है? ये है ओडिशा में। यानी कि अगर ऑप्शन हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए ऑप्शन कौन सा है। अभ्रक के लिए है आंध्र प्रदेश, मैग्नीज के लिए राजस्थान, तांबा के लिए कर्नाटका, सोना के लिए ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अब देखिए विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण के लिए बहुत फेमस है। मुर्री ये एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी फेमस है और मुर्री है कहाँ पर, ये रांची में है। अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा फेमस है मोटरसाइकिल के लिए और पनकी ये उर्वरक के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण के लिए, मुर्री एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए और पनकी ये उर्वरक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है नगरों में आवास में कमी, ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा का मुद्दा, ये भी बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसरों की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। रहन सहन की उच्च लागत, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35वें संविधान संशोधन से और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 40 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, ये जीएसटी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के, तो इस संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही इसी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय प्रदत्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे नवीनतम है 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष का होता है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14 नंबर के हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा प्रथम कौन थे, प्रथम थे वी नरहरि राव। कौन थे, वी नरहरि राव, ठीक है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ये अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, लेकिन इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। और ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूटी बनने के बाद। और अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे आए थे। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधायिका के अंदर रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है POSD CORB सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूथर गुलिक ने किया था। अब देखिए अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, A से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसने विधि की शासन की व्याख्या की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायसी ने। नेक्स्ट है आंतरिक चयन की अवधारणा को कौन स्पष्ट करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदोन्नति द्वारा चयन। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट है कौन अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अब देखिए अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो टोटल अनुसूची अभी कितने हैं, अभी टोटल 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखिए संविधान की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, टोटल 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से 20 टोटल अनुच्छेद कितने हो गए हैं, 470 अभी वर्तमान में हो गए हैं। भाग अभी टोटल हो गए हैं 25 और अनुसूची हो गए हैं टोटल 12।
जिसमें 12वां अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। अब देखिए टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले है 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में, ठीक है, पहला संविधान संशोधन से, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 10वां जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 से, और ये संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है, दल बदल से। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से, ठीक है, 1992 से, और ये पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 12वां अनुसूची, 12वां अनुसूची जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन से, 1992 में हुआ था, ठीक है, और ये संबंधित है किससे, नगर पालिका से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीवी सिंह थे। और अभी हमने डिस्कस किया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, नगर पालिका से। नेक्स्ट है भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवहन एवं संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, औसत आय को किस नाम से भी जाना जाता है। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का आकलन किस आयोग के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग के आंकड़े पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रथम थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं, और प्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधारभूत संरचनाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, सामाजिक सेवाओं का आधारिक उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, धारणीय विकास निम्न में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारण क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का परंपरागत मापक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, यानी कि राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में वृद्धि और व्यावसायिक में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से आर्थिक विकास के आधुनिक माप हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, क्रय शक्ति क्षमता, मानव विकास सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का विदेशी व्यापार संतुलन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन द्वारा भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है। सही आंसर है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सहायता संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पसीने का मुख्य उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान का खेत। नेक्स्ट है रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस 32। नेक्स्ट है जापानीज एनसेफेलाइटिस का कारक रोग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु है। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेग्यूम मूल ग्रंथि में। नेक्स्ट है फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं का खरपतवार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999 से 2000 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में स्थित है। अब देखिए संस्थान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, ये रुड़की में है।
केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये देहरादून में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र धनबाद में है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में है। और भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस नासिक, उसके बाद उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गोलमबर्ग, उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 2,4-D है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि खरपतवार पासी। नेक्स्ट है चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई गवर्नेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैकिंग, स्टॉकिंग और फिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विद्या वाहिनी योजना निम्न में से किस पर बल देती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972 में स्थापित किया गया था अस्थायी बेंच। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो ये 2000 ईस्वी को हुई थी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये झारखंड उच्च न्यायालय जो 2000 में स्थापित हुआ था, ये झारखंड का 21वां उच्च न्यायालय था। और भारत में भी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं जिसमें 25वां बना है अमरावती में। नेक्स्ट है झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 132 है। नेक्स्ट है किसे मरांग गोम के उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और जयपाल सिंह ने 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 76.84% है। नेक्स्ट है संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोग मांझी देते हैं। नेक्स्ट है घूमखुरिया वस्तुतः क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 हो सकती है। अगर हम बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 की, तो कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन अपवाद के रूप में 10% ये दिल्ली में बन सकते हैं। ये सिर्फ अपवाद है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 81 है। और अगला क्वेश्चन है विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 और 9 सीटें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये हजारीबाग में है। लेकिन अगर हम भारत में चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये कटक ओडिशा में है। और विश्व में बात करते हैं तो फिलीपींस मनीला में स्थित है चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2006 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में नगरीय केंद्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्गों में विभाजित किया गया है।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31.2%। नेक्स्ट है निम्न में से जैव विविधता का तप्त स्थल है। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेडागास्कर, इंडोवर्मा और पश्चिमी घाट यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33% होना चाहिए। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। कब बना था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को बना था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और राष्ट्रीय खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 1974 से, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 5 जून को 2018 में किसने होस्ट किया था, तो ये भारत ने किया था। और थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2019 में किसने होस्ट किया था, तो ये चाइना ने किया था। और उसका थीम क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। और 2020 में किसने होस्ट किया है, तो याद रखिएगा कोलंबिया ने किया है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। ये याद रखिएगा। तो 2018 में भारत और इसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2019 में चाइना बीट एयर पॉल्यूशन और 2020 में कोलंबिया। और इसका क्या था थीम? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। नेक्स्ट है सही का चयन करें। अब देखिए WTO की बात करते हैं, तो WTO का मुख्यालय पेरिस नहीं है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये बिल्कुल सही है। IMF इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945 में हुई थी। अब देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसे हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO। इसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका 193वां देश पूछा जाता है, दक्षिणी सूडान है। उसके बाद है IMF और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1945 में हुई और टोटल देश हैं 189। उसके बाद वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। उसके बाद WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और 164वां देश अफगानिस्तान है। याद रखिएगा UNO का 193वां देश दक्षिणी सूडान है, ये भी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। आसियान का 1967 में जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद सीधे आते हैं नाटो में। नाटो इंपॉर्टेंट है, 1949 में इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल से बेल्जियम इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और 30वां देश कौन सा है? 30वां देश है मैसेडोनिया, ये भी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WHO की, तो WHO की स्थापना हुई 1948 में, जिनेवा इसका क्या है? मुख्यालय है। और 194 देश हैं। उसके बाद बात करेंगे ओपेक बना है 1960 ईस्वी में, वियना ऑस्ट्रिया इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और देश टोटल 11 देश हैं। सार्क की बात करते हैं तो 1985 में इसकी स्थापना, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, 8 देश हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, और यूनेस्को की स्थापना हुई 1946 में, पेरिस इसका मुख्यालय है। उसके बाद है FAO, ठीक है, ये है 1945 में इसकी स्थापना हुई, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है यूनिसेफ, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की स्थापना हुई है 1946 ईस्वी में, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं किसमें? बिम्स्टेक की स्थापना हुई है 1997 ईस्वी में, टोटल 7 देश हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो 1926 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं ब्रिक्स में, और ब्रिक्स की बात करते हैं तो 2008 में इसकी स्थापना हुई और टोटल देश 5 हैं।
नेक्स्ट है, किस संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने ग्रामीण गरीब को परिभाषित करने के लिए कितने कैलोरी को आधार बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2400 कैलोरी को। नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत अब तक कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 बार। और कब कब जीता है? तो 2011 में और 1983 ईस्वी में। ठीक है, 2 बार ये क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। नेक्स्ट है, किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शूटिंग में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कौन दो एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का मुख्य विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11%। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारक शाह को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावना कांत। नेक्स्ट है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।